नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में बीजेपी ने मिशन 2027 की तैयारियों को तेज कर दिया है। जी हां, संगठन के आगामी कार्यक्रमों और रणनीति को लेकर देहरादून में अहम बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में अध्यक्षता भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग के द्वारा की गई। आपको यह भी जानकारी देते चलें कि बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद हैं। तो वहीं बैठक में संगठन को मजबूत करने, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा को तैयार करने और चुनावी तैयारियों को लेकर चर्चा होने की संभावनाओं को जताया गया है। और जहां बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए अभी से ही संगठन स्तर पर सक्रिय हो गई है और अब नजरें इस बैठक के भीतर लिए जाने वाले फैसलों और आगे की रणनीति पर रहेंगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की धामी कैबिनेट ने मदरसों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है और जिसके बाद से ही राज्य सरकार ने 456 अरेबिया के मदरसों को मिलने वाली सरकारी अनुदान को बंद कर दिया गया। जहां आपको यह भी जानकारी दे दें कि इस फैसले के बाद से ही प्रदेश भर में मदरसों की वित्तीय व्यवस्था को लेकर अब नई चर्चा शुरू हो गई है। इसी पर बनी हमारी रिपोर्ट, देखिए। उत्तराखंड की धामी सरकार ने हाल ही में राज्य के मदरसा शिक्षा बोर्ड को आधिकारिक रूप से भंग कर दिया था। इस फैसले के तहत सभी मदरसों को उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड के अधीन लाकर उनमें आधुनिक शिक्षा और एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू कर दिया गया था। अब धामी कैबिनेट ने फिर राज्य के मदरसों को लेकर बड़ा नियम लागू किया है। इस नए नियम के तहत उत्तराखंड में 456 अरेबिया मदरसों को अब सरकारी अनुदान नहीं मिलेगा। राज्य में अल्पसंख्यक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण और पुनर्गठन के लिए उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम और नई मान्यता नियमावली लागू करते हुए अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है। 1 जुलाई से ये नई व्यवस्था लागू होने के बाद पूर्ववर्ती मदरसा शिक्षा बोर्ड और इससे जुड़े पूर्व के अधिनियम निरस्त हो चुके हैं। चूंकि मदरसा बोर्ड अस्तित्व में नहीं है, ऐसे में उसके तहत संचालित होने वाले मदरसों को अनुदान और बजट अप्रासंगिक हो गए थे। वहीं धामी सरकार के इस फैसले के बाद अब सियासत भी गरमानी शुरू हो गई है। विपक्षी दलों के नेताओं ने धामी सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। विपक्ष का कहना है कि उत्तराखंड में एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो संस्कृत पाठशाला हो, चाहे वो हिंदी की पाठशाला हो, सबको एक समानता के साथ देखना चाहिए और हर समाज को, हर वर्ग को पढ़ने का अधिकार है। हर वर्ग को अपने विद्यालय, अपने संस्था को आगे बढ़ाने का अधिकार है। सरकार केवल और केवल आज वोट के लिए ये बंटवारे का काम करती है और लोगों को बांटकर अपने वोट की सिद्धि करना चाहती है। सबका सम्मान होना चाहिए, सबका सहयोग करना। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी अलग थलग एक पहचान है। हिंदू मुसलमान करेंगे बात, कहीं नमाज की बात करेंगे, कहीं मदरसे की बात करेंगे। इसके अलावा है इनके पास, इनके अलावा क्या है? क्या बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने का इनके पास कोई काम है? किसान परेशान है, खाद कोई है? दलितों पर उत्पीड़न हो रहा है, कोई है इनके पास? No, we are seeing multiple cases, situations where minorities are strangled in many ways. Whether it is FCRA, whether it is Waqf, whether it is now the Uttarakhand government's decision, see, all these are, again, they don't leave even one option to strangle the minorities. That what does the government stand for? Government stands for everyone. Government stands for the interest of everyone. So why strangle one religion or what has been going on? Why stop it? Why do that? मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं और हमारी पार्टी भी इसका कड़ा विरोध करती है। जो चला रहा है, मदरसा चल रहे या संस्कृति बोर्ड का मामला हो, ये सबका अनुदान क्यों बंद करिएगा भाई? अपना अपना धर्म मानने का अधिकार है सबको
अपने धर्म का प्रचार करना हर आदमी को अधिकार है। मैं इस फैसले का समर्थन करता हूँ। क्यों सर? इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि मुसलमानों की जो धार्मिक क्रियाकलाप या उनकी जो धार्मिक शिक्षा है वो सरकार के भरोसे ना हो। सरकार की कोई मदद नहीं चाहिए। मुसलमानों के पास स्वयं इतना पैसा है कि वो अपनी धार्मिक शिक्षा, कुरान की शिक्षा, उर्दू की शिक्षा अपने पैसों के बलबूते पर ले सकते हैं और उन्हें स्वयं जो है रिसोर्सेज पैदा करना चाहिए, बनाना चाहिए। मदरसों के मैनेजमेंट खुद अपने हाथ में लेना चाहिए और एक अच्छी तनख्वाह जो वहाँ पढ़ाते हैं उन टीचरों को देना चाहिए। इसलिए अगर उत्तराखंड सरकार ने ये फैसला लिया है तो इसका विरोध नहीं होना चाहिए। जहां एक तरफ उत्तराखंड की धामी कैबिनेट के मदरसे वाले इस फैसले का विपक्ष विरोध कर रहा है, तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष और संत समाज ने सरकार के फैसले का समर्थन किया है। सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि सरकार ने जो भी फैसला लिया संविधान के अंतर्गत ही लिया है, इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये तो संविधान संगत है। हमारे संविधान में ये प्रावधान है कि किसी एक विशेष धर्म को लेकर के ऐसा करना ये उचित नहीं है। और मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें लिखी होती हैं उसको पूरा करना ये सरकार का विधिवत काम होता है। ये विधिवत काम हो रहा है, इस पर किसी प्रकार की राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। उत्तराखंड के सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि जो मदरसा को ग्रांट दिए जाते हैं, हो सकता है वहाँ पर गलत काम हो रहा है, वहाँ पर लोगों को उकसाया जा रहा है और उत्तराखंड की सरकार ने जो ग्रांट और फाइनेंशियल एड देने का काम पहले किया था कांग्रेस सरकार ने, उसे रुकाया है। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो वेशभूषा से तो नेता लगते हैं, लेकिन आचरण से, आचार विचार से संत हैं, साधु हैं। तो जो फैसला ले रहे हैं वो सनातन के हित में ले रहे हैं, उत्तराखंड की जनता के हित में ले रहे हैं। तो कैबिनेट ने किया है, मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देर आए दुरुस्त आए, ये कदम बहुत पहले उठना चाहिए था। विद्या जो है सरस्वती माँ सबकी है, सबके लिए समान शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। किसी मदरसे को विशेष रूप से अनुदान अगर सरकार देती है और वहाँ संख्या अगर 5 जा रहे विद्यार्थी को, लिखित में अगर 12 हजार है तो वो भ्रष्टाचार है और उसको रोकना सरकार की ड्यूटी है। तो ये अच्छा है। और हमारे मुस्लिम बच्चे भी जो हैं वो इसी देश के नागरिक हैं। अगर वो अपने कुरान के साथ में विज्ञान का, गणित का, टेक्नोलॉजी का अध्ययन करेंगे तो देश के लिए उनकी सेवा का मौका उनको मिलेगा। राज्य में संचालित सभी पंजीकृत अरेबिया मदरसों के साथ ही अन्य अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के दायरे में लाया गया है। इन्हें सरकारी स्कूलों को मिलने वाली मध्याह्न भोजन योजना, निशुल्क पाठ्य पुस्तकें जैसी सुविधाएं लेने के लिए शिक्षा विभाग और विद्यालयी शिक्षा परिषद से संबद्धता लेने के बाद प्राधिकरण से मान्यता लेनी अनिवार्य है। इस बदलाव के तहत मदरसों में शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित आधुनिक पाठ्यक्रम लागू किया गया है। मदरसे अपनी दीनी तालीम यानी कि धार्मिक शिक्षा तो जारी रख सकेंगे, लेकिन उन्हें विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान जैसे विषय भी पढ़ाने होंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर देहरादून से है, जहां यूनेस्को के क्लब की ओर से मिनोचा में अस्पताल के भीतर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया और जहां शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर स्वास्थ्य परीक्षण कराया, तो साथ ही साथ विशेषज्ञ चिकित्सकों से आवश्यक परामर्श भी लिए गए। इस अवसर पर डॉक्टर मिनोचा ने इस पर जानकारी दी है कि उनकी माता की स्मृति में ही पिछले 25 वर्षों से लगातार निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों के माध्यम से आमजन को विभिन्न स्वास्थ्य जांच और चिकित्सालय सलाह उपलब्ध कराई जाती है। और जहां कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राज्य मंत्री श्याम अग्रवाल भी मौजूद रहे, तो साथ ही साथ उन्होंने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि मिनोचा अस्पताल राष्ट्र सेवा की भावना के साथ साथ जरूरतमंद और असहाय लोगों के लिए भी लगातार सेवा कर रहा है। यूनेस्को क्लब लगातार पिछले 25 वर्षों से स्वास्थ्य कैंप का आयोजन कर रहा है। जो मानव की जो सेवा की भावना होती है, उस भावना को लेकर और डॉक्टर हमारे जो मनोचा साहब हैं, इनकी माताजी की स्मृति में इस कार्यक्रम को ये लगातार हर वर्ष कर रहे हैं। इसमें ऐसे लोग, निम्न आय वर्ग के लोग जो अपनी बीमारी को इग्नोर करते हैं, कई बार डॉक्टर्स उनको टेस्ट वगैरह लिखते हैं जो महंगे होते हैं, किन्हीं कारणों से वो टेस्ट नहीं कराते हैं,
और अपना जीवन ऐसे ही चलाते रहते हैं कि जब हम पे आय का साधन होगा तो हम अपने टेस्ट कराएंगे। लेकिन इस तरह के कैंपों में आकर उनको अपने सारे टेस्ट यहाँ पे हो जाते हैं और समय से उनका इलाज होता है। इस लाभ उनको जीवन में बहुत ही इसका लाभ मिलता है, क्योंकि आज की तारीख में बीमारी से अधिक जो आवश्यकता है वो जागरूकता की आवश्यकता है। क्योंकि जिस प्रकार से आज हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, हम लोगों को खान पान का सिस्टम गड़बड़ हो रहा है, हम योग व्यायाम की तरफ नहीं जा रहे हैं। हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी लगातार हमको कहते हैं फिट इंडिया, योग और आयुष्मान योजना जैसे संकल्प हमारे सामने उन्होंने रखे हैं कि हम सब लोग फिट रहें। यूनेस्को क्लब दून वैली ईस्ट की तरफ से हम हर साल हेल्थ अवेयरनेस कैंप लगाते हैं, जिसमें कि हम कुछ टेस्ट हैं जो कि हम फ्री करते हैं, ताकि जो नीचा तबका है या मिडल ग्रुप वाले लोग हैं उनको आसानी से फ्री में जो महंगे वाले टेस्ट हैं वो आराम से किए जाए। तो इनमें हम मोस्टली शुगर के टेस्ट करते हैं, जिसमें कि HbA1c, शुगर, ECG, फाइब्रोस्कैन, आई का फंडोस्कोपी जैसे सारे टेस्ट फ्री में किए जाते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पर्यटक नगरी रानीखेत के निर्वाणा पार्क में पूर्व प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ पौधारोपण किया। आपको जानकारी दे दें कि इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई, तो वहीं पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। खास बात यह रही कि पौधारोपण कार्यक्रम करण माहरा और उनकी बेटी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित किया गया है, और जहां निर्वाणा के पार्क का निर्माण उनके विधायक कार्यकाल के दौरान हुआ था, जो कि रानी झील के पास स्थित है। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के लोगों ने भी रानी झील और उसके आसपास के मार्गों की बदहाल स्थिति का मुद्दा उठाया है। तो वहीं स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है बेहद यह शहर, और जहां इस क्षेत्र के संरक्षण और सुधार की बेहद जरूरत है। धन्यवाद, आपने रिकॉग्नाइज किया है। ये निर्वाणा पार्क मैं जब विधायक था उस समय डिज़ाइन किया गया था, और क्योंकि रानीखेत में परिवार के संग कहीं घूमने के लिए बैठने के लिए जगह नहीं थी, तो ये सोचा गया कि इसको एक पार्क के रूप में डेवलप करें। रानी झील बगल में है और ये पूरा एरिया आज भी कई टूरिस्टों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लोग यहाँ आते हैं। जहाँ अभी हम खड़े हैं आसपास हमने अभी प्लांटेशन यहाँ के लोगों ने किया है, महिलाओं ने, नौजवानों ने, वृद्धों ने, और वो मेरा जन्मदिन है तो उसके उपलक्ष्य में इन लोगों ने किया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि कैंटोनमेंट को बजट बहुत कम आ रहा है, और साथ में जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं, हमारे MLA हैं, MPs हैं, उनकी तरफ से कुछ भी धनराशि उपलब्ध नहीं हो पा रही। मेरे कार्यकाल में मैंने करीब 4.5 करोड़ रुपया कैंटोनमेंट रानीखेत क्षेत्र को दिया था, जिससे विभिन्न सड़कें ठीक हुई, पार्किंग बनी, पार्क्स बने और भी बहुत सारे काम यहाँ हुए। लेकिन दुर्भाग्य है कि पिछले 4.5 साल में कोई पैसा सांसद के द्वारा या विधायक के द्वारा जिस रूप में मिलना चाहिए था नहीं मिला। मैंने सबमर्सिबल पंप भी यहाँ लगवाए, जिससे आज रानीखेत की पानी की व्यवस्था दुरुस्त है। आगे बढ़ते हैं। अब खबर डोईवाला से है, जहां भानियावाला ऋषिकेश मार्ग पर स्थित 7 मोड़ क्षेत्र पे प्रस्तावित पेड़ों की कटाई के विरोध में बड़ा आंदोलन किया गया। आपको जानकारी दे दें कि रविवार को आयोजित इस प्रदर्शन में विभिन्न सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया, तो वहीं पर्यावरण संरक्षण की मांग भी उठाई गई है। जानकारी यह भी दे दें कि आंदोलन में परवादून के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल भी उपस्थित रहे। साथ ही साथ प्रदर्शनकारियों के साथ पेड़ों की कटाई का विरोध उनकी ओर से किया गया है। वक्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि विकास कार्य बेहद जरूरी है, लेकिन पर्यावरण संरक्षण को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में टूरिस्ट सीजन आधिकारिक रूप से समाप्त होने के बाद भी पर्यटकों की आवाजाही लगातार जारी है। जी हां, आपको बताते चले कि वीकेंड के अलावा सामान्य दिनों में भी बड़ी संख्या में सैलानी नैनीताल पहुंच रहे हैं। शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों, बाजारों और झील क्षेत्र में पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ भी देखने को मिल रही है। और जहां स्थानीय कारोबारियों के अनुसार रोजाना करीब 6 से 7 हजार पर्यटक नैनीताल पहुंच रहे हैं, और जैसे कि होटल्स, रेस्टोरेंट, तो वही पर्यटन से जुड़े व्यवसायों को भी अब फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। मौसम सुहावना होने के कारण देश के विभिन्न हिस्सों से आए लोग यहां घूम रहे हैं, तो वहीं पर्यटन सीजन खत्म होने के बाद भी बनी यह रौनक स्थानीय पर्यटन उद्योग के लिए सकारात्मक संकेत मानी जा रही है। या डेफिनेटली यू कैन कम, बट आई थिंक विंटर में आप आओ तो काफ़ी अच्छा रहेगा। क्या नाम है, कहाँ से? मैं तो उत्तराखंड से ही हूँ, मेरा नाम अंजलि है और हम तो आते रहते हैं, हम हल्द्वानी में ही रहते हैं, तो फिर हमारा बहुत बार आना जाना हुआ है नैनीताल। लेकिन हाँ, बारिश के मौसम में क्लाउड्स की वजह से मौसम अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा तो विंटर में ही आना होता है क्योंकि अब बर्फ़ वगैरह सब उसी टाइम दिखती है हमें यहाँ पे बहुत भीड़ है। वीकेंड पे वैसे मैं तो कहूँगी आना प्रेफर नहीं आना चाहिए वैसे वीकेंड पे नैनीताल, बाद में आए या फिर अब वैसे अभी समर वेकेशन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इवन लोगों को नैनीताल भी आने नहीं दे रहे थे, हल्द्वानी रोक दे रहे थे गाड़ियाँ सबकी। तो या तो फिर आप प्लान ऐसे करें, किसी से पूछ के आएँ कि क्या है कैसा है। वैसे बरसात अब स्टार्ट हो गई है तो इतना ज़्यादा क्राउड नहीं है, अब रोड भी क्लियर है, इतना ट्रैफिक वगैरह भी नहीं है। खबर ऋषिकेश से है, जहां पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश का असर अब गंगा नदी के जलस्तर पर दिखाई दे रहा है। जी हां, आपको बता दें कि गंगा नदी चेतावनी स्तर से करीब 1.10 मीटर नीचे बह रही है, और जिसके चलते नदी किनारे में इलाकों में सतर्कता को बढ़ा दिया गया है। जहां जलस्तर बढ़ने से परमार्थ निकेतन में भी आरती स्थल का हिस्सा पूरे तरीके से डूब चुका है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की, तो वहीं श्रद्धालु और पर्यटकों को भी नदी से दूरी बनाए रखने और घाटों पर स्नान करने से बचने की सलाह दी गई है। जहां अधिकारियों ने नदी के जलस्तर पर लगातार नजर रखने के लिए भी निर्देशों को जारी किया, तो वहीं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए घाटों और आसपास के क्षेत्रों में निगरानी को बढ़ा दिया गया है। उत्तराखंड के रामनगर के वन क्षेत्र में दुर्लभ इंडियन जायंट फ्लाइंग स्क्विरल यानी कि गिलहरी दिखाई दी है, जो कि आपको बता दें कि करीब 12 साल के बाद इस प्रजाति को दोबारा से नजर आने से वन विभाग और वन्य जीव विशेषज्ञों में उत्साह है। तो वहीं रामनगर के वन प्रभाग के कोसी रेंज में स्थित टेडा गांव में यह गिलहरी एक ग्रामीण के घर पहुंच गई, और जहां सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। रेस्क्यू एक्सपर्ट्स को बुलाया गया, तो वहीं सुरक्षित तरीके से इसका बचाव किया गया है। जहां जांच में इसकी पहचान इंडियन जायंट फ्लाइंग स्क्विरल के रूप में हुई है। यह गिलहरी पक्षियों की तरह उड़ती नहीं है, बल्कि अपने शरीर की विशेष त्वचा जो झिल्ली होती है उसकी मदद से एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक ग्लाइड करती है। वन विभागों के अनुसार रामनगर क्षेत्र में प्रजाति की आखिरी रिकॉर्डिंग वर्ष 2014 में हुई थी। देखिए, जो उड़ने वाली गिलहरी है वो बहुत कम देखी जाती है, क्योंकि ये स्वभाव से रात्रिचर होती है, और इसकी उपस्थिति कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि जो कॉर्बेट या उसके आसपास का क्षेत्र है वो जंगली जीवों के मामले में बहुत धनी है। और इसका जो उड़ने वाला जो इसका नाम है वो बेसिकली उड़ती नहीं है, इसके अगले और पिछले पैरों में एक स्किन फोल्ड होता है, जिसको ये ऊपर पेड़ों पर जाकर एक खोल देती है और एक तरह से ग्लाइड करती है। मैं कोसी रेंज में एनिमल रेस्क्यू का वर्क करता हूँ, और ये इसका नाम है जायंट फ्लाइंग स्क्विरल। ये करीब सबसे पहले 12 साल पहले देखी गई थी, और दूसरी बार इसे अब जो मैंने रेस्क्यू किया है टेढ़ा रोड से किसी के घर के अंदर घुस गई थी। घर वालों का एक मेद था कि कोई दुर्लभ प्रजाति आ चुकी है हमारे घर के अंदर, या कोई बड़ा जानवर आ चुका है हमारे घर के अंदर। जब मैं मौके पर पहुंचा तो मैंने इसको देखा कि ये जायंट स्क्विरल है। इसे फ्लाइंग स्क्विरल भी बोलते हैं हम, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर फ्लाइंग की तरह कूदना। इसका जो रेंज होती है वो 100 मीटर के करीब रहती है, कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर 100 मीटर तक ये फ्लाइंग करते हुए कूद जाती है।
और इसका जो पसंदीदा भोजन हुआ फल फ्रूट हो गए, पेड़ों की छाल हो गई या ड्राई फ्रूट्स हो गए, बस यही चीज़ों को ये खाती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां नंदा की चौकी में निर्मित नया पुल अब यातायात के लिए खोल दिया गया है। पिछले साल मानसून के दौरान भारी बारिश और नदी का जलस्तर बढ़ने से पुराना पुल क्षतिग्रस्त होकर बह गया था, और जिससे कि स्थानीय लोगों को, वाहन चालकों को खासतौर पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद नए पुल को आम जनता के लिए खोल दिया गया है और इसके शुरू होने से क्षेत्र में आवागमन एक बार फिर से सुचारू हो गया है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि नए पुल के बनने से अब स्थानीय निवासियों के साथ साथ इस मार्ग से गुजरने वाले वाहनों को भी बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही साथ मानसून के दौरान भी सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाए रखने में भी मददगार यह साबित होगा। और जहां स्थानीय लोगों ने पुल शुरू होने पर राहत की सांस ली है, तो वहीं लंबे समय से चली आ रही परेशानी के समाधान का स्वागत किया गया है। अब खबर रामनगर से है, जहां देर रात हुई मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर से बरसाती नालों का रौद्र रूप दिखाया है, और जहां भंडार पानी सीतावनी मार्ग पर टेडा के तिलमट मंदिर के पास बरसाती नाला अचानक से उफान पर आ गया। तेज बहाव के कारण पर्यटक, स्थानीय ग्रामीण और कई वाहन दोनों और फंस गए, और जहां सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लोगों ने अपने वाहन रोक दिए हैं, तो साथ ही साथ सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। जानकारी के अनुसार शनिवार की रात करीब 8 बजे से 10 बजे तक नाले का जलस्तर काफी बढ़ गया, और इस दौरान किसी भी वाहन को नाला पार करने की अनुमति नहीं दी गई। कई पर्यटक परिवारों के साथ रास्ते में फंसे रहे, तो वहीं स्थानीय ग्रामीणों को भी आवाजाही के लिए इंतजार करना पड़ा। लोगों ने सतर्कता दिखाते हुए पानी कम होने का इंतजार किया, तो वहीं करीब 2 घंटे के बाद जलस्तर घटने के बाद मार्ग पर यातायात को दोबारा से सुचारू किया गया। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।